अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद। आज का जो प्रोग्राम है वो एक अहम हस्ती के साथ है जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नाम रिफ़त वानी है। रिफ़त वानी जो हैं वो मकबूज़ा कश्मीर से हैं और इसके अलावा वो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और वो एक कैंपेनर हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर है। उनका जो ज़्यादातर काम है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के मुतालिक है। तो आज हम रिफ़त वानी हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक़्त हम लंदन स्टूडियो से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रिफ़त वानी हम जानते हैं सब कि आप मकबूज़ा कश्मीर से हैं, बट हम ये कहूँगी कि ऐसी क्या रीज़न थी एक ख़ातून होकर आपने फ़ैसला किया कि आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बनेंगी और जो मकबूज़ा कश्मीर की जो ख़वातीन हैं, आप उनकी आवाज़ बनेंगी। तो इसके मुतालिक आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेहाना जी, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो आपका मुझे प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए और बात करने का मौका देने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कश्मीर के हालात किस तरह से और कितने ख़राब हैं और उस पे जो है पर डे हमें कुछ ना कुछ देखने को या सुनने को मिलता है जहाँ पे हमारे ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस हो रहे होते हैं, हमारा ह्यूमन लॉस हो रहा होता है, हमारा प्रॉपर्टी आपने देखा होगा कि कितना डैमेज किया जाता है और उस पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व होने में नहीं आ रहा। तो और आफ्टर 2016 मेरा जो मैं एज अ स्टूडेंट मैंने जब ये स्टार्ट लिया ये सारी चीजें, तो मैंने देखा कि कश्मीर के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और उन दिनों चूंकि बुरहान वानी की शहादत हुई थी तो हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे और आई थिंक उस एक हफ्ते में जो है या 1.5 हफ्ते के दौरान जो है 200 से ज्यादा शहादतें जो है वहाँ पे हो चुकी थी और गिरफ्तारियों को कोई पता नहीं था कि कितनी हुई हैं। पैलेट गन विक्टिम्स जो थे वो हजारों में उनकी तादाद थी। तो मुझे जो है ना बहुत वो था कि ये क्या हो रहा है ना कश्मीर के अंदर। तो मेरे पास कोई मीडियम नहीं था, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं थी। तो आई डिसाइडेड कि मैं जो मेरे पास यही एक टूल है तो मैं इसी को यूज करूं और मैंने वीडियोस तब मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक कि लाइव ऑप्शन होता था या था भी शायद नहीं था। तो मैंने जो है इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दिया टू रेज वॉइस फॉर माई पीपल और अपनी कैपेसिटी में मुझे जो सही गलत लगता था मैं बोलती थी। और मुझे लगा कि मैं अगर वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर आप कुछ बुरा देखते हो तो उसको हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सकते हो तो जुबान से रोको, जुबान से नहीं रोक सकते तो ईमान का आखिरी दर्जा है कि आप उसको दिल में बुरा जानो। हाथ से रोकने की तो मेरी ताकत नहीं है या मैं उसको ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहती थी और मैं मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज जो है कुछ लोगों तक जाए या पहुंचे इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से और कुछ लोग जो हैं वो हमारे सपोर्ट के लिए साथ जुड़ें। तो बस यही एक मकसद था और इसी मकसद के तहत जो है स्टार्ट किया, अभी तक चल रही हूँ। ओके, ऐसे खातून जैसे आप यानी काफ़ी ख़वातीन के लिए काम करी मकबूज़ा कश्मीर में, तो इसमें आपको यानी किस तरह की कोई दिक्कत या कोई परेशानी पेश आई? क्योंकि बहुत कम खातून है यानी ख़वातीन हैं जो कि इस तरह आपकी तरह बाहिम्मत हैं और वो आगे चल के यानी मकबूज़ा कश्मीर में रह के या इवन मकबूज़ा कश्मीर से बाहर जाके काम कर रही हैं। ये हमारे साथ बहुत ही एक बदतरीन मैं कहूँगी कि एक ट्रेजेडी है कि हमारे सबसे पहले तो हमारे अपने लोग हमारी जड़ें काट रहे होते हैं, हमारी टांगें काट रहे होते हैं और ऑब्वियसली इट्स रियली डिफिकल्ट। मुझे डेली अब्यूज किया जाता है, थ्रेट्स मिलते हैं, लाइफ थ्रेट्स, मेरी फैमिली को थ्रेट किया जाता है, मेरे ऊपर FIR कर चुके हैं। मेरे जो छोटी सी बेटी है मेरी उसको थ्रेट किया जाता है, उसके लिए मुझे डराया धमकाया जाता है। और उसके बाद चले वो तो मैं ऑब्वियसली मैं इंडिया के जो क्राइम्स हैं उनको मैं हाईलाइट कर रही होती हूँ तो उनका तो समझ में आता है, लेकिन जो बाकी हमारे अपने वतन के लोग हैं वो जड़ें काट रहे होते हैं। वो जो है यहाँ पे हमारे यहाँ एक बड़ा एक टैग जो है वो हर एक के साथ लगा दिया जाता है कि एजेंट है। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक उस पे बात कर रहे हो और दूसरी तरफ जो है आप बात नहीं करते हो तो फिर टैग लग जाता है आपके ऊपर कि आप जो है एजेंट हो, पेड एजेंट हो, आपको मिलता है। तो मैं इनको अक्सर यही जवाब देती हूँ, मैं कहती हूँ कि अगर अल्लाह ताला ऊपर से आसमान से फरिश्ते भी जो है हमारे स्टेट जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए भेज दें मदद करने के लिए, तो हमारे लोग फरिश्तों के ऊपर भी इल्जाम लगाएंगे कि या तो ये इंडिया का एजेंट है या पाकिस्तान का एजेंट है।
تو अनफॉर्चुनेटली कि हमारी जो जड़ें काट रहे हैं वो ज्यादा हमारे अपने लोग काट रहे हैं. अगर आप वैली की तरफ देखें तो वहां पे आपको खवातीन जर्नलिज्म में भी नजर आएंगी, वहां पे आपको खवातीन जो है पॉलिटिक्स में भी नजर आएंगी, एजीके में भी हैं, हर फील्ड में नजर आएंगी. आपको जो है जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है उसको चलाती हुई नजर आएंगी, अपने मर्दों के शाना बशाना वो काम कर रही हैं. ये चीज मुझे जो है जो हमारा दूसरा पार्ट है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, वहां पे मुझे ये चीज मिसिंग नजर आती है. मैंने वहां पे अक्सर नोट किया है कि जो भी खातून उठती है बात करती है उसको कैरेक्टर असैसिनेशन के थ्रू जो है उसको बिठा दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है. आई डोंट नो, हमारे जो मर्द हैं वो थ्रेट फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, रिलीजियस एलिमेंट को बीच में लेकर आते हैं, क्या रीजन है. तो मैंने वहां पे ये चीज कमी देखी है. जबकि वैली की साइड आप देखें, आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, आप उनके नैरेटिव से डिसएग्री कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी कुर्बानियों को नहीं भूल सकते. फ्रॉम लास्ट 3 years शी इज इन जेल. उनके साथ जो मैडम फरीदा जी हैं वो शी इज इन प्रिजन इन तिहाड़ जेल, उनके साथ ही हैं. जो आसिया अंद्राबी साहिबा हैं, उनके जो हस्बैंड हैं उनको पिछले 27 साल से वो जेल में हैं और उनको प्रिजन टिल डेथ है. तो 27 साल से वो ऑलरेडी जेल में है और 27 साल का अरसा उन्होंने कैसे काटा, अपने बच्चों को परवान चढ़ाया, उसके बाद अब वो भी जेल में है. तो उनको देख लीजिए. फिर आप देख लीजिए परवीना अहंगर जी हैं, उनके बेटे जो हैं वो मिसिंग हैं, आज तक नहीं मिले. उन्होंने अपनी एक जो है मिसिंग उनके लिए जो पर्सन्स के लिए अपनी कैंपेन स्टार्ट की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उनको जो है यूएन की तरफ से अवार्ड मिला है. फिर अभी मसरत ज़हरा को आप देख लें, शी इज फोटो जर्नलिस्ट, उसको उनके ऊपर अभी पीएसए लगा, सिर्फ उनको तस्वीरें खींचने के जुर्म में जो है पीएसए लगाया गया उनके ऊपर. तो हमारी खवातीन आपको एक्टिव नजर आएंगी, वो एक्टिवली काम कर रही हैं, उनकी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, भाइयों की तरफ से, बाप की तरफ से, बेटों की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में रह रहे हैं और ये हमें लड़ाई जो है मिल के लड़नी है. तो वही दूसरे पार्ट की तरफ मुझे ये मिसिंग नजर आ रहा है. हमारी ये नहीं कि एजेके की खवातीन बोल्ड नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, बात नहीं कर सकती हैं, काम नहीं करती. दे आर एनफ बोल्ड, वो बहुत बोल्ड हैं, बिकॉज आई नो मैनी वुमेन पर्सनली, वो बहुत बोल्ड हैं, बहुत. लेकिन उनको जो है जो जिस तरह से सपोर्ट करना चाहिए था वो नहीं हो रहा है और दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट. इसकी वजह से हमारा जो मैं कहूँगी कि जो मकसद हम लेके चल रहे हैं, वो चाहे कोई पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, चाहे कोई खुद मुख्तार कश्मीर के साथ रहना चाहता है, या कोई जो है जो इंडिया के साथ ही रहना चाहता है, लेकिन आई वॉन्ट कि हमारी खवातीन जो है वो सामने आए, वो बोल्ड हों, वो बात करें, उनको बात करने का मौका दिया जाए. तो इट्स रियली इम्पोर्टेंट. क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि 60% जो हमारी आबादी है जो कश्मीर की है वो खवातीन पर है, बाकी की जो 40% जो है मर्द हैं. तो अगर हम 60% खवातीन सामने नहीं आती हैं या वो आके शाना बिशाना नहीं चलती हैं, तो आपको लगता है कि ये आज़ादी का मकसद जो है वो हम हासिल कर सकेंगे, या आपको लगता है कि ये जी रेहाना जी कैसे हो सकता है? देखिए, एक औरत को आप मुआशरे में ये नहीं है कि आप उसको रिलीजियस अगर आपका थ्रेट फील करते हैं कि हमारा मजहबी वो है, तो एक भाई अपने बहन को साथ लेके चले, एक बेटा अपनी माँ को साथ लेके चले, एक शोहर अपनी बीवी को साथ लेके चले. तो ये अगर जो होगा ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होगा, तो इसमें आपका रिलीजियस वो भी नहीं हर्ट होता, उसको भी नुकसान नहीं पहुंचता. लेकिन अगर आप आबादी का 60% हिस्सा ही निकाल देते हो, फिर उसमें 40% आपके मत बच जाता है, 40% में बीमार निकाल रहे हैं, बुजुर्ग निकाल रहे हैं, तो फिर आपके पास आप यानी आप अपनी पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है उस तहरीक से आउट कर देते हैं. फिर जब आप खुद जाएंगे, कहेंगे हमारी औरतों का रेप हुआ है, हमारी हाफ विडोज इतनी है, हमारा जो है हमारी माओं के साथ ये हुआ है, हमारी बहनों के साथ ये हुआ है, रेप केसेस हुए हैं, या पैलेट्स हमारी बच्चियों के ऊपर चलाए गए हैं, हमारी बच्चियां जेलों में बंद हैं, तो कैसे आप बात करेंगे जब तक वो खातून खुद अपनी बात नहीं करेगी? ये दुनिया पे इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर.
उनको कोई वो नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के बदले जाके गवाही नहीं दे सकते हो। हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी है, हर एक को एफर्ट करनी है, अपने ऊपर हुए मजालिम को हाईलाइट करना है। तो दैट्स ओनली चांस कि हम लोग जो है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो सपोर्ट है उसको हम गेन कर सकते हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस का जो सपोर्ट है उसको हम गेन कर सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी हम नाकाम हो चुके हैं। ऑलरेडी हमने 74 साल जो है इसी में आपसी तनाजों में एक दूसरे की टांग खींचने में निकालते हैं। आई थिंक इट्स मोर देन एनफ, नाउ वी शुड गेट मैच्योर। जी बिल्कुल सही, बल्कि मेरे ज़हन में ये भी आ रहा था कि जब तक कि ख़वातीन सामने नहीं आएंगी तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा पॉइंट इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि वो फिर ऐसे फील होगा कि इट्स नॉट ए इंटरनेशनल मैटर। फिर ये उनको फील होगा कि अगर इंटरनेशनल मैटर होगा तो उनकी ख़वातीन भी सामने आती, तो ख़वातीन को सामने आके अपनी स्ट्रगल शो करनी चाहिए, बताना चाहिए कि इनके साथ का क्या, बजाय इसके कि जो मर्द है वो सामने आके बताएं कि रेप्स हो रहा है। अगर ख़वातीन खुद सामने आएंगी तो उसका ज़्यादा महल स्ट्रांग इम्पैक्ट होगा, यानी कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन जो आज माफ कीजिएगा, अगर आज हम अभी नहीं बोलते हैं ना, कल को अगर हम ये बैटल हार जाते हैं तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट जो पड़ेगा वो हमारी खवातीन के ऊपर पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होगा, जो तबका होगा, वो हमारी खवातीन होंगी। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जोन हो, कोई भी वॉर जोन हो, उसमें अल्टीमेटली इफेक्ट खवातीन और बच्चों पे पड़ता है। बिल्कुल ये पूरे ये यूनिवर्सल एक फैक्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो इसलिए अब मैं हमेशा जब भी मैं बात करती हूँ, मैं अपने जो भाई हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे हमवतन हैं, मैं उन सबसे कहती हूँ कि अपनी खवातीन को साथ लेके चलें, उनको स्पेस दें, उनको बात करने का मौका दें। डजंट मैटर कि आप उससे एग्री करते हो डिसएग्री करते हो, आप उनको बोलने का मौका दें। शायद कि वो आपको बेहतर सोच रखती हूँ, शायद वो आपको कोई बेहतर मशवरा दे सके। ठीक है, तो हमें जो है, अब हमारे जो मर्द हैं, स्पेशली जो हमारी पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम पार्टीज, ये जो रेजिस्टेंस पार्टीज हैं, इनको जो है खवातीन को स्पेस देनी पड़ेगी। और इसके लिए बाकायदा मैंने बहुत दफा इसके ऊपर बात की है कि हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट में जो हमारी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको स्पेशल अपने लिए जो है खवातीन का एक कोटा रखना चाहिए, और उस पे जो है बड़े उसके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टी, तो पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की औरत के बारे में भी कोई बात नहीं की जाएगी। कैरेक्टर असैसिनेशन के ऊपर तो उसके ऊपर तो बड़ा लीगल एक्शंस लिए जाने चाहिए, कोई ऐसे लॉज बनने चाहिए तमाम पार्टीज के अंदर, विच इज मिसिंग। और मैंने देखा है कि हमारी खवातीन को बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो किया जा रहा है। अभी मैं रिसेंट में मुझे 3-4 लोगों ने भेजा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ आजाद कश्मीर, उनका मुझे ऑडियो क्लिप भेजा, और वो तहजीबुन्निसा साहिबा हैं, वो कमिश्नर हैं एजेके की, और लाइक उस ऑडियो में कुछ भी ऐसा नहीं था, और उनको जो है इतना डिग्रेड किया जा रहा है, उनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उनकी बेटी की जगह है, एज डिफरेंस भी है, और उसके अलावा कोलीग्स भी हैं, अगर आप चलें उसको छोड़ दें। और लाइक आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारी खवातीन, वो एजुकेशन में काम कर रही हैं, मेडिकल में काम कर रही हैं, एक इजी टूल है, औरत को हटाना है तो आप जो है उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर दो। ठीक है, क्योंकि वो या तो डर के जो है ना वो छुप के बैठ जाएगी घर के अंदर, या तो जो है वो अपनी जो है उसकी जो फैमिली है वो इफेक्ट होके वो उसको घर में छुपा के बिठा देंगे। तो इस तरह मत करें, ये चीज ठीक नहीं है। मैं एनफ स्ट्रॉन्ग, मैं तो इसको फेस कर लेती हूँ। मैं तो जो है कभी कभी गुस्से में आके जवाब भी दे देती हूँ, कभी कभी जो है ना खामोश हो जाती हूँ, कभी कभी हंस देती हूँ। लेकिन हर किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, हर किसी को जो है खुद खवातीन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि वो इन सब चीजों को फेस कर सके, और वो पीछे हट जाती हैं, और शायद वो आपसे ज्यादा काबिलियत रखती हैं, शायद वो आपसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकती हैं, और आप उसको हटा रहे हो। तो ये चीज मुझे बहुत बुरी लगती है अपने इस मुआशरे में, अपनी सोसाइटी में। आई स्ट्रांगली कंडेम कि हमारी खवातीन की टांगें काटी जा रही हैं, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। अभी थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि आपको भी यानी काफी धमकियां मिलती हैं, और आपके ऊपर यानी और भी बहुत ज्यादा यानी कुछ इल्जामात भी लगाए गए हैं हुकूमतों की तरफ से। तो मैं आपसे ये मालूम करना चाहूंगी कि आप बताएं कि यानी क्या आपके साथ इस तरह उन्होंने किया, कुछ आप हमसे शेयर करेंगी?
کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا یعنی یعنی اپنی کمیونٹی ہے یعنی گورنمنٹ یعنی ہر لیول کے پر آپ کو کس طرح کی چیزیں فیس کرنی پڑی تاکہ جو لیڈیز آگے آنا چاہتی ہیں وہ اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنائیں اور سامنے آئیں تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو ایسا؟ میرے اوپر تو جو ایف آئی آرز وغیرہ ہوئی ہیں وہ تو میرے اوبیسلی میرے جو میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوں, میں ویڈیوز بناتی ہوں, یو نو I'm really blunt, مجھے جو ٹھیک لگتا ہے, مجھے جب پتا چلے کہ یہ ٹھیک ہے تو یو نو پوری دنیا ایک سائڈ اور میں ایک سائڈ, یو نو اگر مجھے I'm 100% شیور کہ میں ٹھیک ہوں تو میں پھر اسٹینڈ لیتی ہوں اس چیز کے لیے. میں نیوز 7 ہے پاکستان کا ایک چینل ہے, اس پہ میں نے انٹرویو دیا تو 2 دن کے بعد اس پہ ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کوئی اور چینل ہے جموں کے, ان لوگوں نے میرے اوپر ایف آئی آرز کٹوائی ہوئی تھی تو وہ تو چلے وہاں پہ انڈین اس پر سائڈ پہ ہو گیا. پھر وہاں سے انڈینز جو ہیں وہ جو بہت تھریٹ کرتے ہیں, ابیوز کرتے ہیں, میری تصویریں بگاڑ کے انہوں نے لگائی. بٹ یو نو آئی ڈونٹ مائنڈ, کیونکہ میں ان کے وطن کے بارے میں بول رہی ہوں, ٹھیک ہے, وہ دے آر ڈیفینڈنگ دیئر مدر لینڈ. میں انڈین سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں, میرے وطن کے بارے میں وہ بول رہے ہوتے ہیں, میں ان کے بارے میں بول رہی ہوتی ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ ٹھیک ہے, ایکویلٹی ہے, میں اپنی بھڑاس نکال رہی ہوں, اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. لیکن جب میرے وطن کے لوگ یہ کرتے ہیں, وہ میرے اوپر کریکٹر اسیسنیشن یا وہ برے الزام لگا رہے ہوتے ہیں یا گالی دے رہے ہوتے ہیں, تو یو نو اٹ ہرٹس سم ویئر, اٹ ہرٹس. لیکن دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں جو ہے اپنا سٹانس چھوڑ دوں گی یا ان کے کہنے پر اپنا بیانیہ چینج کروں گی. میرا بیانیہ فرام دا ڈے فرسٹ جو تھا وہ آج تک لے کے چل رہی ہوں. I'm really strong enough کہ میں اپنی جو ہے نا ان کے کہنے کے اوپر کریکٹر اسیسنیشن کرنے کے باوجود, تھریٹس دینے کے باوجود, اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے ہیں, ہر چیز کو فیس کرنے کے باوجود I'm still standing on the same place. میں نے اپنا سٹانس نہیں چینج کیا, میں ان کی دھمکیوں سے ڈری نہیں ہوں, میں ان کے ابیوزز سے نہیں ڈری ہوں, میں ان کے جو انہوں نے کریکٹر اسیسنیشن کی ہے اس سے نہیں ڈری ہوں. ابھی بھی ان کے سامنے بولتی ہوں, اور بلکہ مجھے لگتا ہے کہیں اب اور زیادہ اوپن ہو کے اور زیادہ کھل کے میں بات کرتی ہوں, کیونکہ یہ ہمارے ہی معاشرے میں نہیں, یہ ہر معاشرے میں اس طرح کے جو ہے ناسور وہ پائے جاتے ہیں. اور ایک دو دفعہ نہیں 4 5 10 دفعہ غصے میں آ کے میں نے فیس بک پہ ان کے اسکرین شاٹس بھی ڈالے, اور بعد میں میں ریموو کر دیتی تھی, بیکاز ان کو لگتا ہے کہ شاید میں لوگوں کو بلا کے سیمپتھی گین کرنے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن بٹ ایسا نہیں ہے, میں صرف معاشرے کو دکھا رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں, اپنے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو دکھا رہی ہوتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ کیچڑ بھی پایا جاتا ہے, یہ گندگی بھی پائی جاتی ہے, جو کہ اور وہ تو اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہوتے ہیں لبرل بننے کی, خواتین کے رائٹس کے اوپر, اور وہ خود خواتین کے رائٹس کی ان کی جو سوچ ہے, اس کی جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اس کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں. They want کہ ہمارے نیریٹو کو اسپیس دی جائے, but they don't give space to others' narrative. ٹھیک ہے, وہ دوسروں کے نیریٹو کو اسپیس نہیں دے رہے ہوتے, وہ دوسروں کی بات کو اسپیس نہیں دے رہے ہوتے. تو یو نو وہاں پہ جو ہے وہ چیز میں دکھا رہی ہوتی ہوں. اب یہ ہر چیز اوپن بار بار ریپیٹ کرنا, بار بار بولنا, وہ بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے. بار بار لکھنا, وہ بھی بندہ کتنا لکھے, کتنا بولے, ہر بار ایک ہی چیز کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ہر معاشرے میں ایسے لوگ ہیں, اور ہمارے معاشرے میں انفارچونیٹلی یہ ہو گیا کہ ابھی ہم 3 نیوکلیر پاورز کے درمیان میں ہیں, اور 3 طرح کے نریٹیوز ہونے چاہیے. یہاں پہ 4 ہمارے نریٹیوز ہیں, اور اس میں ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں. وہاں پہ جا کے ہم لوگ جو ہے آپس میں یونائٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. وہاں پہ جا کے جو ہے جو آپ کے انٹرسٹ سے جو ہے, جس کا انٹرسٹ نہیں ملتا, تو آپ اس کو جو ہے دشمن کا ایجنٹ سمجھ کے جو ہے اپنے ہی لوگوں سے بغض نکال رہے ہوتے ہیں, نفرت نکال رہے ہوتے ہیں, اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کی وجہ سے کچھ نہ ہو جائے. حالانکہ میں بار بار کہہ چکی ہوں, میں کتنا بھی بولوں, میرے اب 10 لاکھ فالوور ہو جائے, 50 لاکھ فالوور ہو جائے, 1 کروڑ ہو جائے, ٹھیک ہے, اس سے زیادہ اور کتنے ہوں گے, تو وہ جو ہے لائک میرے کہنے سے جو ہے وہ کشمیر نے آزاد ہو جانا ہے, اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کا کانفلکٹ ریزالو ہو جانا ہے. تو ہمارے لوگوں کا جو تھنکنگ, جو میں کہوں گی ایبلٹی جو ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس کانفلکٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا ان کی اس میں جو ہے نا ایک کانفلکٹ نے جنم لے لیا ہے, کہ ہمارے اپنے لوگ ہی جو ہیں وہ سارا, جبکہ
इन सब तमाम सोचों को मैंने हमेशा कहा है कि मिल के चलना होगा, तब ही हम किसी जो है एक प्लेटफॉर्म पे या किसी एक नैरेटिव पे या किसी एक ऐसी जगह पे हम पहुंच सकते हैं जहां से हम एटलीस्ट कोशिश कर सकते हैं अपना मसला जो है हल करवाने के लिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है, आपके घर में भी होता है, आपके माँ बाप बहन भाइयों में, एक ही घर में रहने वालों में होता है। तो फिर हम तो इतने 3 हिस्सों में बटे हुए लोग हैं, तो हमारे दरमियान तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना एक ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे चीजें जो है खराब हो जाती हैं आके। मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जब तक हम लोग ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं होंगे, हम माशी तौर पे और हम इंडिपेंडेंस के लिए भी नहीं हो सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ज़हनी तौर पे हमें आज़ाद होना चाहिए। हमें अपनी देखना चाहिए कि कौन-सी चीज़ें हैं जिससे कि हमें हेल्प मिलेगी आज़ादी के लिए। इसमें से एक हिस्सा ये भी है ये भी होगा कि ख़वातीन को हम साथ लेके चलें। मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगी कि ये जो ख़वातीन जो सहाफ़ी हैं, अभी पिछले दिनों आपको पता है कि अख़बारात में काफ़ी आ रहा था कि जो ख़वातीन सहाफ़ी उनके साथ काफ़ी ज़्यादती हो रही है, जैसे कि यानी किंदार जेल में भी थी, यानी एक सहाफ़ी थी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? जी, वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी और देखिए मुझे उनका नाम ज़हन से निकल गया है। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखिए मैंने आपसे अभी मसरत ज़हरा के बारे में बात किया, उनको अभी अवार्ड भी मिला है द ब्रेवेस्ट जर्नलिस्ट का, और जो है फोटो जर्नलिस्ट है वो, एक तस्वीर खींचने पे जो है उनके ऊपर PSA लगा दिया गया। फिर वो शी वाज प्रेग्नेंट, वो जिनकी अभी आप बात करिए, मुझे ज़हन से निकल गया उनका नाम। तो उनको जो है बेल नहीं हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रेगनेंसी जो है वो नहीं हो सकता कि हम जो है इनको रिलीज करें। ये एक कोई वो नहीं है, कोई वजह नहीं है कि इसको हम रिलीज करें। तो ये कानून है हिंदुस्तान का, और हमारी खवातीन दे आर वेरी ब्रेव। वो कैसे फेस करती हैं इन तमाम चैलेंजेस को। हमारी स्टूडेंट खवातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बुजुर्ग खवातीन जब वो घरों से बाहर निकलती हैं ना, तो उनको एक हिंदुस्तान से आए हुए एक बिहारी को जो है ना, जिससे हमें मांगना चाहिए कि अपना ID कार्ड दिखाओ, अपनी आइडेंटिटी शो करो, वो हमसे मांग रहा होता है। हमारी माओं से, हमारी बहनों से, हमारी बच्चियों की वो तलाशी कर रहे होते हैं। ठीक है, सड़क पे खड़े होके आते जाते जो है हमें उनको फेस करना पड़ता है, हमारी माओं बहनों बच्चियों को उनको फेस करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक बुरा इम्पैक्ट डालती हैं हमारे लोगों के, हमारे जहनों, लोगों के दिलो दिमाग जहनों पे। और ये चीजें जो है अनफॉर्चुनेटली दुनिया को नहीं दिख रही हैं कि कश्मीरियों के साथ कितना जो है वो एक बुरा जो बिहेवियर है जो है वो हिंदुस्तान की तरफ से रवा रखा गया है, और उसकी वजह से हमारे जो कश्मीर के जो औरतें हैं स्पेशली, उनको कितना सफर करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। जी, मैं आपसे ना उस वाक़ये के बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि वो जो वाक़या अभी पिछले दिनों हुआ था, जब एक नाना जो थे वो अपने अपने नवासे के साथ बाहर गए हैं, तो इंडियन आर्मी की फायरिंग से जो नाना थे वो शहीद हो गए थे। और जो बच्चा था वो फिर नाना के ऊपर ही था, कोई यानी घंटे के लिए वो अपने नाना के चेस्ट के ऊपर ही बैठा रहा, यानी बेमददगार बच्चा रोता रहा। फिर जाकर यानी कि इंडियन आर्मी ने उस बच्चे को उठाया या उसके घर लेके गए। वो भी वाक़या जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि घर लेके गए, कुछ लोगों ने कहा कि बच्चे को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था। तो आप इस सिलसिले में क्या कहेंगी? नहीं, अरेस्ट तो नहीं किया था, लेकिन ये बहुत ही एक भयानक वाकया था, एक स्पेशली उस मासूम सी जान के लिए। उस जान के लिए तो पूरी जिंदगी का एक उन्होंने जो है ना एक ट्रॉमा में उसको डाल दिया। उसके सामने, उसकी आंखों के सामने उसके नाना जी को गोली मारना, फिर उसके बाद उसको उस इंसिडेंट को कैश करने की उन्होंने कोशिश की है। जो CRPF वाले हैं, इंडियन आर्मी है, जो JK पुलिस है, उन्होंने उसको ला के उस बच्चे को जो है नाना के सीने पे बिठाया, और उसके जो है ना कपड़े खून से भर गए। और कितना उसके लिए ट्रॉमा होगा कि उसके अपने ही नाना के खून में वो नहलाया हुआ वो बच्चा, और वो सिर्फ उसको तस्वीर खींचने के लिए और उसको शो करने के लिए कि जो कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने इसको मारा है सिर्फ अपने स्टांस के लिए। उन्होंने एक मासूम सी नन्ही सी 3 साल के बच्चे को उन्होंने इस्तेमाल किया, और दिस इज रियली अनफॉर्चुनेट। उसके बाद जो है फिर उसको बहलाने के लिए उसके लिए टॉफी और चॉकलेट लेकर आए, और वो बच्चा गाड़ी में रो रहा है। उसको कह रहे हैं हम आपको घर लेके जा रहे हैं, और वो रो रहा है, और उसको कह रहे हैं कि
آپ جو ہے یہ ٹافی اور وہ کھاؤ, کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے ماما کے پاس جانا ہے. تو پھر اس کے بعد اس بچے کا اپنی وہ بیان دینا, میں نے اس کے اوپر آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ وہ پولیس والے نے بابا کو گولی ماری, ٹھا ٹھا ٹھا, بڑے بابا کو, پاپا کو انہوں نے گولی ماری, ٹھا ٹھا ٹھا. تو وہ بول رہا ہے, بتا رہا ہے, اس کے باوجود انڈین میڈیا پہ اس کا پروپیگنڈا کرنا, پھر انڈینز کی طرف سے انتہائی غیر ذمہ دارانہ جو اس کے اوپر ایک بچے کی جو, یعنی کہ اگر یہ واقعہ انڈیا میں کسی اور کے ساتھ ہوا ہوتا, کسی انڈین کے ساتھ ہوا ہوتا تو اس کا کوئی لیول ہی دوسرا ہوتا, اور تمام انڈین میں دیکھتی وہ کیسے کرتے, لیکن اس کے اوپر جو انڈین جرنلسٹ تھے ان کی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ, جو انڈین ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ تھے ان کی خاموشی, اس پہ جو انڈین چینلز کا جو پروپیگنڈا تھا, اس پہ جو ویلی کے اندر موجود آرمی, سی آر پی ایف, ان کا جو وہ تھا, میں تو کہتی ہوں کہ یعنی کہ اگر یہاں سے بھی لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ کشمیری معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کیسے سفر کر رہے ہیں, تو پھر میں کہتی ہوں کہ وہ کبھی بھی ہمارا درد, ہماری تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے ہیں. اٹس ریئلی انفارچونیٹ کہ ہمارے بچے جو ہیں سب سے زیادہ اس میں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں اس پورے کانفلکٹ میں. ہمارے بھائی تو کر ہی رہے ہیں, ہماری ابھی دیکھیں 1.5 لاکھ ہماری شہادتیں ہو چکی ہیں, اور انفارچونیٹلی دنیا ٹس سے مس نہیں ہو رہی, کسی کو پرواہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. اور یہ جو واقعہ ابھی جیسے آپ ابھی بیان کر رہی ہیں, یہ روزمرہ کا واقعہ ہے, کیونکہ آپ لوگ تو دیکھتے ہیں, بٹ دنیا کو پہلی دفعہ سوشل میڈیا پہ یہ یعنی دیکھنے کو ملا دفعہ نہیں ہے ریحانہ جی, پہلی دفعہ نہیں ہے, اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے ہیں. 6 مہینے کی بچی ہبا, وہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, باہر سے سی آر پی ایف والا گزرتا ہے اور وہ گھر کے اندر کھڑکی سے پیلٹ جاتا ہے. شی از جسٹ 6 months old. نہ اس نے گن اٹھائی ہے, نہ اس نے پتھر اٹھایا ہے, وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی آنکھ ضائع کر دی. شی از جسٹ 6 months. This is really sad. That time she was just 6 months. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ دنیا کیا وہاں پہ اندھی تھی, سوئی ہوئی تھی؟ اس کے پیرنٹس نے بیان دیا, کس نے کیا کر دیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں انشا باہر سے شور ہوا, وہ اپنے اسکول کا ہوم ورک کر رہی تھی, صرف کھڑکی میں دیکھنے کے لیے گئی ہے اور اس کے اوپر پیلٹس چلائے, اس کا پورا فیس جو ہے انہوں نے تباہ کر دی, اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی. کتنا ہائی لائٹ ہوا, پوری دنیا میں وہ کیس ہائی لائٹ ہوا. مجھے بتائیں کیا ہوا. اس کے بعد ہماری بچی, بکروالوں کی بچی ہے ہماری جموں سے, آصفہ, اس کا ریپ ہوا. ٹھیک ہے, 1 ہفتے تک مسلسل اس کا ریپ ہوتا رہا, اور اس کو پھر کتنا بروٹلی اس کو جو ہے اس کا مرڈر ہوا. پوری دنیا میں اس کے لیے شور بھی اٹھا, سب کچھ بھی ہوا. آج تک اس کو انصاف نہیں ملا. ٹھیک ہے, دنیا کو یہ نہیں کہ دنیا کو نظر نہیں آ رہا. 9 سال کا بچہ جنید باہر سے دیکھنے کے لیے گیا, گیٹ کھلا رہ گیا, وہ بھاگ کے گھر کے اندر واپس آ رہا تھا, گھر کے اندر گھس کے اس کو گولی ماری. کس کی بات کریں ہم, کتنے کیسز کی بات کریں. پھر وہ دوسرا ہمارا جاسم, وہ بچہ 14 سال کا, اس کے اوپر ٹیررزم کا ایکٹ لگا کے اس کو گولی مار دی کہ جو ہے نا سینے پہ بم باندھ کے آ رہا ہے. تو پتہ چلا کہ وہ بیچارہ جو ہے وہ بچپن سے ہی ہینڈی کیپ تھا, وہ ذہنی معذور تھا بیچارہ. اس کے باوجود ان کو شرم نہیں آئی, اس کی ماں کو اس کے خون آلود چپل دیے لیکن ڈیڈ باڈی نہیں دی, اور خود جا کے انہوں نے, ان ظالموں نے ڈیڈ باڈی دفنائی ہے. تو دنیا کو یہ نہیں ہے کہ دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی دنیا کے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے, دنیا کا انٹرسٹ نہیں ہے. دنیا وہیں پر انویسٹ کرتی ہے یا انٹرسٹ شو کرتی ہے جہاں پہ ان کا اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. ہمارے لیے انٹرسٹ نہیں, اور اس میں سب سے بڑے قصوروار ہم ہیں. ہم نے کبھی یکجا ہو کے, ہم نے کبھی اپنے کیسز لڑے ہی نہیں ہیں. ہم لوگ کبھی تو فرقوں میں بٹ جاتے ہیں, کبھی نظریات میں بٹ جاتے ہیں, کبھی زمینی سطح پہ بٹ جاتے ہیں, کبھی لینگوسٹک بیسس پہ ہم لوگوں کو بانٹ دیا جاتا ہے, وہ پہاڑی, یہ پتہ نہیں گوجری, یہ ڈوگری, یہ کشمیری. تو ہمارے اندر تو خود اتنے کانفلکٹ ہیں, کوئی ہمارا کانفلکٹ کیا ریزالو کرے گا. دنیا کیوں آئے گی, وائی شوڈ دے ویسٹ دیئر ٹائم, جب ان کو پتہ ہے کہ یہ قوم تو ہے ہی ایسی. جی, تو It's really unfortunate. تو ایک اور بات یعنی کہ جو کہ زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں, جیسے یہ ایک کنسپٹ پایا جاتا ہے جو صرف مقبوضہ کشمیر میں ہوتا ہے, جس کو ہم بولتے ہیں ہاف وڈو جو ہوتا ہے, یعنی آدھی بیوہ. اس کے سلسلے میں آپ کیا یعنی ہم لوگوں کو بتائیں گی, کیونکہ یہ صرف مقبوضہ کشمیر تک ہی ہے, اور میں نے دنیا میں شاید فلسطین میں بھی ہے, پر اور دنیا کے کسی حصے میں کبھی میں نے یہ ورڈ نہیں سنا.
बिल्कुल, ये हाफ विडोज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही कश्मीर से हुआ, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खवातीन हैं जिनके हस्बैंड जो हैं मिसिंग हैं, ठीक है, जिनका ये नहीं पता कि वो शहीद हो चुके हैं, वो जेलों में बंद हैं, क्या हुआ है, फेक इनकाउंटर्स में उनको मारा गया है, क्या किया गया है, और वो आज तक जो है अपने शोहर के नाम पे बैठी हुई हैं, उनके इंतजार में जो है वो बैठी हुई हैं, उनको हाफ विडोज कहा जाता है। और आप देखें जुल्म की इंतहा, कि पूरी दुनिया को पता है, इसके ऊपर बहस हुई है, यूनाइटेड नेशंस में उठा है ये मसला। कहाँ है इंसाफ हमारे लिए? कहाँ है उन खवातीन के लिए इंसाफ? हिंदुस्तान जो इतना अपने आप को सेक्युलर कंट्री कहता है, कहाँ है हमारे लिए इंसाफ, हमारी उन खवातीन के लिए इंसाफ? वो कैसे अपने शोहर का आज तक इंतजार कर रही हैं, उसके साथ अपने बच्चे पाल रही हैं, अपने खानदान को जो है वो देखभाल कर रही हैं, उनके नाम पे। एक होता ना कि आपको कोई शहीद हो जाता है, किसी को मार दिया जाता है, किसी को जेल में बंद कर दिया, तो एक सब्र आ जाता है। लेकिन ये जो एक कैफियत होती है ना कि हाँ या ना वाली, इस इंसान को बड़ा टॉर्चर करती है, मेंटली टॉर्चर करती है इंसान को, कि वो है या नहीं है। वो इंतजार जो है वो बड़ी खराब चीज है, बड़ी तकलीफ चीज, बड़ी तकलीफ दह चीज है। तो वो उस तकलीफ से हमारी औरत जो है वो हर रोज गुजर रही होती है। वो जब रात को सोती है इसी आस पे सोती है कि शायद कल के दिन में कुछ हो जाए। उसमें पता नहीं कितनी खवातीन जो हैं वो शायद वफात भी पा चुकी हों, मर भी गई हों, ठीक है। तो उसी इंतजार में कितनी खवातीन हमारी जो है इसी तरह इंतजार में ही वो चल बसी होंगी। तो ये कर्ब जो है वो खुद ही बयान कर सकती है। मैं तो, मेरे लिए तो उस तकलीफ का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो उनका उस सोच तक जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, जिस तन लागे वो तन जाने। तो ये उनके साथ हुआ है, उनसे बेहतर इसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, दुनिया की कोई ताकत एक्सप्लेन नहीं कर सकती है उस दर्द को, उस तकलीफ को, जिससे वो डेली गुजरती हैं। रात को सोते वक्त जिस उम्मीद के साथ वो सोती हैं, और फिर अगले दिन जिस उम्मीद से वो दिन को वो दोबारा से उठती हैं, तो वो जब पर डे उनकी उम्मीद टूटती होगी, उनको कैसा फील होता होगा। हर रात को जब वो दरवाजा बंद करती होंगी, आखिरी दफा लाइट्स बंद करती होंगी, फिर बाहर जाके देखती होंगी कि कहीं आया तो नहीं, तो वो कितना तकलीफ दे मरहला होता होगा दिन में 24 घंटे। आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि ये डोमिसाइल लॉ के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? डोमिसाइल लॉ, देखिए, ये उन्होंने डोमिसाइल लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने आर्टिकल 370 को जो है रिवोक किया है। और आर्टिकल 370 को रिवोक करना इनके लिए इसलिए जरूरी था कि अगर इन फ्यूचर अगर कोई रेफरेंडम की सिचुएशन बनती है, इनको करवाना पड़े, तो ओब्वियसली इनको पता है कि जितने मजालिम इन्होंने वहां पे ढाए हैं जम्मू कश्मीर में, तो लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके लिए इनके पास एक ही टूल है कि वहां पे जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उसको लेकर आना, और जो हमारा वोट है उसको कम करना। और इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ये हो रहा है कि ये इतना लाइक हमारा स्टेट सब्जेक्ट जिन्होंने वो खत्म कर दिया, उस स्टेट सब्जेक्ट रूल था हमारा, उसको खत्म कर दिया, जिसकी रूल से यहाँ पे कोई बाहर से आके कोई जमीन नहीं खरीद सकता था, यहाँ पे आके जो है जॉब्स नहीं कर सकता था। तो इन्होंने वो सारा चेंज कर दिया। वो तो पहले भी आके इनके लोग वहां पे जॉब कर रहे थे, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन अब तो हमारे से हमारी जॉब्स का भी वो उसका भी कोटा छीन गया इन्होंने। जो पिछले 8 साल 10 साल से वहां पे लोग जॉब कर रहे थे, उनको जो इंडियन आर्मी थी उनको वहां की शहरियत देना शुरू कर दी। उसके बाद जो है इन्होंने जो अभी कल परसों की बात है, इन्होंने जो गोरखा रेजिमेंट के 7,000 जो गोरखे थे उनको इन्होंने वो दिया है। तकरीबन अभी तक आई थिंक 25,000 से अबाव जो है ये डोमिसाइल जो है ये बांट चुके हैं। और ये तो सिर्फ कागजों में है, पता नहीं इन रियलिटी इन्होंने कितना वो दिया होगा। तो ये हमारा जो हमारी मुस्लिम मेजोरिटी जो है उसको माइनॉरिटी में चेंज करने के लिए ये इनका पहला स्टेप है। और इसीलिए इन्होंने आर्टिकल 370 को भी हटाया, इसीलिए 35A को भी हटाया, इसीलिए हमारे जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मींस जो इलेक्शंस में जो है वो लड़ते थे, उन सबको इन्होंने बंद करके रखा हुआ है। हमारी जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है उनको बंद करके रखा हुआ है, जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनको बंद करके रखा हुआ है।
देखिए वही महबूबा मुफ्ती साहिबा जिन्होंने बीजेपी को वैली का रास्ता दिखाया, स्टेट जम्मू एंड कश्मीर का, वहां पे उनको इलेक्शन जितवाने में मदद की, तो उन्हीं को जेल में उठा के उन्होंने डाल दिया, ठीक है, उन्हीं के साथ धोखेबाजी की। तो ये जो वो लोग हिंदुस्तान का नारा लगाते थे, शेख अब्दुल्ला की फैमिली हो गई, उनके बेटा, उनका पोता हो गया, तो इन्होंने जब उनके साथ, हिंदुस्तान ने उनके साथ वफा नहीं की, जो कि हिंदुस्तान के गीत गाते थे, तो बाकी की तो आप सोचेंगे नहीं कि बाकियों के साथ क्या वफा करेंगे। जी, वो मैं आपसे यूनिटी के हवाले से पूछूंगी, तो आपको क्या लगता है कि यानी कि कश्मीर की आजादी के लिए जो यूनिटी है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? ऑफ कोर्स अब कश्मीर की आज़ादी की बात करनी है, दुनिया की हर चीज के लिए यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी फैमिली को सस्टेन करने के लिए यूनिटी जरूरत होती है, बहन भाइयों का रिलेशन जो है उसको सस्टेन करने के लिए यूनिटी की जरूरत है। दो दोस्तों के दरमियान जो है वो अच्छा बुरा उसको जो है समझते हुए, एक दूसरे की राय को एहतराम करते हुए, उसके लिए यूनिटी जरूरत होती है। तो इसी तरह जब आप कॉन्फ्लिक्ट जोन में होते हैं तो उसमें वहां पे तमाम जो नजरियात हैं उनका आपस में यूनाइट होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए यूनिटी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली वो मुझे अपनी स्टेट में हमेशा से मिसिंग नजर आई है। हमारे यहाँ एक अनफॉर्चुनेटली एक जो हम कहेंगे कि जो सबसे बड़ा हमारे साथ साथ रोनमा हुआ है वो ये हुआ है कि 74 साल हो गए हमें, हम आजादी का नाम लेते हैं लेकिन हम जो है हमारी हर बंदे की आजादी अपने लिए अलग है, हर तंजीम की आजादी अपने लिए अलग है। अगर कोई इलाके पाकिस्तान के साथ रहना चाहता है, उन्होंने भी हजारों किस्म की तंजीमें बना के रखी हुई हैं। अगर कोई खुद मुख्तार कश्मीर का हामी है तो उन्होंने हजारों तंजीमें बना के रखी हैं, माँ की अलग, बाप की अलग, बेटे की अलग, भाई की अलग, चचा की अलग, भतीजे की अलग, भतीजी की अलग, तो अजीब से ड्रामे लगा के रखे हुए हैं। मतलब आपका इरादा एक है, आपका मकसद एक है, तो इतनी ज्यादा तंजीमें बनाने की जरूरत क्या है? और यहाँ पे जो है हम लोग मार खा जाते हैं। और मुझे लगता है कि इन तमाम तंजीमों को जो है अपने जो दूसरे नैरेटिव के जो लोग हैं, मसलन अगर कोई इलाके पाकिस्तान का हामी है तो उसको खुद मुख्तार वालों को स्पेस देना, उसके नैरेटिव को स्पेस देना बहुत जरूरी है। इसी तरह अगर कोई खुद मुख्तार कश्मीर का हामी है तो उसको इलाके पाकिस्तान या जो पाकिस्तान के साथ इलाक चाहते हैं उनके नैरेटिव को जो है वो स्पेस देना बहुत जरूरी है और उनको समझने की कोशिश करनी होगी को, क्योंकि ये हम में से कोई एक तंजीम या कोई एक बंदा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है, ये हम में से किसी के बस की बात नहीं है। तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग मार खा रहे हैं और उसकी वजह से हमारी पूरी स्टेट नुकसान में उठा रही है और हम जो है तक यूनाइट नहीं हो पाए और ना हो पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि इसका अल्टीमेटली हम लोग इतना ज्यादा नुकसान उठा चुके हैं और अगर इन फ्यूचर भी अगर हम लोग अपनी गलतियों पर नजरसानी नहीं करते तो इन फ्यूचर भी हमें इससे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अभी तो 74 साल हुए हैं, मुझे लगता है कि 74 साल हमें शायद इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए, तो इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तब तक पता नहीं हमारी रियासत कैसे क्या बन जाएगी। तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि इतनी सारी चीजें हो रही हैं, दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, कंट्रीज के रिलेशन चेंज हो रहे हैं, न्यू सुपर पावर्स बन रही हैं, तो उससे पहले पहले जो है हमें अपना कराने की कोशिश करनी चाहिए। और उसके लिए यूनिटी मस्ट है और यूनिटी के लिए हम सबको एक दूसरे की राय का एहतराम करना सबसे पहले सीखना होगा और उसके बगैर जो है हम अपना मकसद, अपना गोल जो है वो हासिल नहीं कर सकते। जी रिफत साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त है वो हमें दिया और आपने हमें यानी बहुत इम्पोर्टेंट सवालात के जवाब दिए। तो इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है वो अख्ताम को पहुंचता है। तो आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम आज के लिए। तो इसी के साथ आज प्रोग्राम खत्म हो जाता है।